सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेगमेंट होने वाला है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो जब डले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इससे पहले भी बहुत से वन लाइनर क्वेश्चनों को और बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन डाले जा चुके हैं हिस्ट्री से संबंधित। आप अगर देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा दोस्तों कि जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को देखेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुँचते हैं दोस्तों, क्योंकि जितनी गहरी आपकी मेहनत होगी उतनी अच्छी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। क्योंकि मेहनत ऐसी करनी चाहिए इतने शांत स्वभाव से कि सफलता शोर मचा दे दोस्तों। बात समझ आ रही दोस्तों? तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हो सकता हो आप कुछ ऐसे पार्ट को ज़्यादा टाइम दे रहे हो जिससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, या आप ऐसे टाइम को कम टाइम दे रहे हैं जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपका वो मिस हो जा रहा हो। तो दोस्तों इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न, जो कि अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका पहला कथन है कि अकबर ने लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की आयु निश्चित करने का प्रयास किया। दूसरा कथन कह रहा है कि अकबर ने लड़कियों को माता पिता के दबाव में ना आकर अपनी इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए आपका सही उत्तर का चयन करना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। कोड क्या कह रहा है कि केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ये भी कमेंट करें और ये भी बताएं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि अकबर ने लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की आयु निश्चित करने का प्रयास किया, जी हाँ दोस्तों, अकबर ये चाहते थे कि लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में और लड़कों की शादी 16 साल की उम्र में हो। बात समझ आ रही? कितना रखा था, यानी कि जो लड़कियों की एज थी वो 14 साल थी गर्ल्स की, एंड बॉयज़ की क्या होनी चाहिए, यानी लड़कों की कितनी होनी चाहिए, 16 ईयर्स यानी 16 साल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, पहला कदम सही हो गया। दूसरा है अकबर ने लड़कियों को माता पिता के दबाव में ना कर अपनी इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। तो दोस्तों यह भी चाहता था कि लड़कियां अपने माता पिता के दबाव के बिना स्वयं यह निर्णय लें कि वह किससे विवाह करें। तो ऑप्शन आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तो दोनों कथन आपके सही हैं। तो किस कोड पे दे रहा है, सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न चल रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप इसको देखते हैं, इससे जुड़ते हैं सक्सेस पॉइंट से, तो आपको बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेंगे जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ का लक्ष्य है आपकी सफलता। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनसबदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि यद्यपि अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली में सुधार किया गया, लेकिन इसकी जड़ें दिल्ली सल्तनत काल से हैं। दूसरा है मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत किसी अधिकारी के पद को एक संख्या से दर्शाया जा सकता था। तीसरा है मनसबदारी प्रणाली में रैंकिंग को दो भागों में विभाजित किया गया था, जात और सवार रैंक में। उपरोक्त में से कौन सा सही है आपको ये बताना है, तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों यद्यपि अकबर ने शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली में सुधार किया गया, लेकिन इसकी जड़ें दिल्ली सल्तनत काल से थे। तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत किसी अधिकारी के पद को एक संख्या से दर्शाया जा सकता था। तो ये दूसरा कथन सही हो गया। तीसरा कथन कह रहा है कि मनसबदारी प्रणाली में रैंकिंग को दो भागों में विभाजित किया गया था, पहला जात और दूसरा सवार रैंक। तो तीसरा कथन भी आपका सही है। तो आपका कौन सा कोड सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, यानी कि सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में वजीर की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन कह रहा है कि वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख था। दूसरा है वजीर मुगल प्रशासन में सर्वोच्च पद पर था। तीसरा वजीर के पद पर नियुक्ति के लिए वंश सामाजिक स्थिति की तुलना में विषय वस्तु पर विशेषज्ञता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है, आपको ये। तो दोस्तों पहला है कि वजीर राजस्व का विभाग का प्रमुख था, ये कथन सही है। दूसरा वजीर मुगल प्रशासन में सर्वोच्च पद पर था, तो दोस्तों ये गलत है। तीसरा है वजीर के पद पर नियुक्ति के लिए वंश सामाजिक स्थिति की तुलना में विषय वस्तु पर विशेषज्ञता अधिक महत्वपूर्ण था। तो पहला तीसरा सही हो जाएगा। पहला तीसरा किस स्कूल पे दे रहा है, सी पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों प्रश्न क्या है कि सही कथन की पहचान करना है आपको। क्या कह रहा है कि पहला कथन है कि करोड़ी प्रणाली मुगल सम्राट अकबर के अधीन राजा डोटरमल द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि देश के सभी परगनाओं और वित्तीय संघों की माप की जानी थी और 1 करोड़ का राजस्व उत्पन्न करने वाली भूमि के प्रत्येक टुकड़े को करोड़ी नामक अधिकारी के अधीन रखा जाना था। तो आपको सही कोड से चयन करना है, पहला दूसरा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि करोड़ी प्रणाली मुगल सम्राट अकबर के अधीन राजा डोटरमल द्वारा शुरू की गई थी, ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि देश के सभी परगनाओं और वित्तीय संघों की माप की जानी थी और 1 करोड़ का राजस्व उत्पन्न करने वाली भूमि के प्रत्येक टुकड़े को करोड़ी नामक अधिकारी के अधीन रखा जाना था। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। किस कूट पे, सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि अकबर के अधीन सामान्यतः वजीर को उच्च मनसब नहीं दिया जाता था। दूसरा, 5,000 रैंक वाले मनसबदार को 17,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन मिल सकता था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में वजीर को आमतौर पर उच्च मनसब नहीं दिया जाता था। रैंक वाले मनसबदार को 30,000 रुपये प्रति माह, 3,000 वाले मनसबदार को 17,000 रुपये और 1,000 वाले मनसबदार को 8,200 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। तो इस लिहाज से आपका दोस्तों पहला कथन आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा कि अकबर ने अधीन सामान्यतः वजीर को उच्च मनसब नहीं दिया जाता था। तो इस हिसाब से आपका पहला कथन सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न की तरफ। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बड़ी संख्या में मराठों को कुलीन वर्ग में शामिल किया। दूसरा है औरंगजेब ने मराठों को मुगल कुलीन वर्ग में शामिल करना बंद कर दिया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो दोस्तों अकबर ने बड़ी संख्या में मराठों को कुलीन वर्ग में शामिल किया था। दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि शाहजहां और जहांगीर ने के शासनकाल में ऐसा था, इसलिए से ये गलत हो जाएगा। दूसरा, औरंगजेब ने मराठों को मुगल कुलीन वर्ग में शामिल करना बंद कर दिया। बिल्कुल दोस्तों ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि उसने बंद नहीं किया था। तो आपका ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हिसाब से इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बुलंद दरवाज़ा अकबर की गुजरात विजय की याद में मनाया गया था। बिल्कुल दोस्तों ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है निम्नतम से लेकर उच्चतम रैंक तक सभी मनसबदारों को जागीर में वेतन दिया जाता था, जिससे मनसबदारी और जागीरदारी शब्द पर्यायवाची बन गए थे। तो दोस्तों ये आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है वेतन जागीरें मनसबदारी प्रणाली में, ठीक है, वतन जागीरें मनसबदारी प्रणाली में एक सुधार था जिसका उद्देश्य था राजपूतों को मुगल प्रशासन में शामिल करना। तो दोस्तों आपका तीसरा कथन सही हो जाएगा। 1572 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक महल शाह किला परिसर का निर्माण शुरू किया, जिसे उन्होंने 8 वर्षों में पूरा किया था। इसमें कई शानदार इमारतें थीं और सबसे शानदार इमारत मस्जिद थी और इसका प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा कहा जाता था, जो कि अकबर की गुजरात पर जीत की याद में बनाया गया था। द्वार उस शैली में जिसे अर्ध गुंबद पोर्टल कहा जाता है, इसलिए कथन आपका एक सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये तो पहले कथन की बात हो गई दोस्तों, ठीक है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था ने अधिकारों के एक समान वर्ग का गठन नहीं किया। इसमें अधिकारियों की एक लंबी पदानुक्रम थी जो सबसे कम जात यानी रैंक 10 से 7,000 तक थी, जबकि निम्न रैंक के अधिकारियों को इससे कम वेतन दिया जाता था। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो इस लिहाज से आपका पहला और तीसरा यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अकबर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी तथा चित्रकला की समझ बहुत ही शिष्ट थी। तो दोस्तों ये कथन आपका क्या है, गलत हो जाएगा क्योंकि शिष्ट नहीं थी।
या कह लीजिए विशिष्ट नहीं थी। मुग़ल विचारधारा में यह एक फैशन था कि एक ही पेंटिंग में चेहरा, शरीर और पैर अलग-अलग कलाकारों द्वारा चित्रित किए जाते थे। तो दोस्तों ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो केवल दूसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सही कथन का विचार करना है या सही कथन की पहचान करना है। पहला कथन है 1565 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक महल विश्राम परिसर का निर्माण शुरू किया, जो 8 वर्षों में पूरा किया। दोस्तों ये मैंने पीछे आपको बताया रखा, तो ये कथन सही है। दूसरा दिल्ली में, एक बार माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 65 नहीं, वो 1572 की बात थी, 1572। तो इस हिसाब से आपका पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है दिल्ली में निर्मित हुमायूं का मकबरा अकबर के शासनकाल के दौरान एक विशाल संगमरमर का गुंबद है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये विशाल गुंबद है, इसे ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो आपका दूसरा कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन कहाँ पे है? बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों याद रखिएगा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक महल विश्राम परिसर का निर्माण कब करवाया था? तो 1572 में करवाया था। अपने प्यारे दोस्तों, निम्न पर विचार करना है। पहला है अकबर ने ज्योतिषों को पंचांग बनाने से मना किया था। दूसरा है अकबर ने बादशाह के जन्मदिन पर उसे सोने, चांदी और अन्य वस्तुओं की तौलने की रस्म पर रोक लगा दी थी। तो भाई दोस्तों ये दोनों ही कथन आपके क्या हैं? गलत हो जाएंगे। अकबर ने ज्योतिषियों को पंचांग बनाने से मना नहीं किया था। अकबर ने बादशाह के जन्मदिन पर उसे सोने, चांदी और अन्य वस्तुओं से तौलने की रस्म पर रोक भी नहीं लगाई थी। ऐतिहासिक रूप से यह वास्तव में औरंगजेब था जिसने सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी या अन्य वस्तुओं से तौलने की रस्म पर प्रतिबंध लगाई थी। ये भी यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि बादशाह के जन्मदिन पर उसे सोने, चांदी और अन्य वस्तुओं से तौलने की रस्म पर रोक लगाने वाला बादशाह कौन था? तो दोस्तों वो था औरंगजेब। याद रखिएगा, वो था औरंगजेब। औरंगजेब था। चलिए आगे चलते हैं। सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। आपका प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी हैं, जानते भी होंगे। आईने अकबरी का विषय है अकबर के पूर्वजों का विवरण, अकबर के शासनकाल के बारे में रोचक तथ्य, अकबर के प्रशासन का विवरण, ऊपर के सभी यानी चारों। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों कि आईने अकबरी का विषय क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, आईने अकबरी का जो विषय है वो अकबर के शासनकाल के बारे में क्या है, यानी कि ये मान के चलें कि अकबर का जो प्रशासन था उसके विवरण की जानकारी देता है हमको आईने अकबरी। आईने अकबरी क्या करता है? अकबर के प्रशासन का विवरण की जानकारी देता है। तो अकबर के प्रशासन का विवरण कौन से सी ऑप्शन पे है? तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है अकबर का सार्वभौमिक शांति का विचार अस्तित्व में आया क्योंकि उन्हें विभिन्न धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में रुचि थी। वह मौजूद धर्मों और उनके प्रमुखों पर अधिक नियंत्रण चाहते थे। वह राजनीतिक संघर्षों को खत्म करना चाहते थे। वह अपने उत्तराधिकारी के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य का निर्माण करना चाहते थे। तो दोस्तों बात की जाए अकबर का सार्वभौमिक शांति के विचार के बारे में, तो उनकी विभिन्न धर्मों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में रुचि थी। तो आपका पहला राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दस्ताने मजाहिब के लेखक जिसमें अकबर के दीन इलाही की चर्चा की गई है। दस्ताने मजाहिब के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है मोहम्मद रब्बानी, मोहसिन फ़नी, ठीक है, मोहसिन फ़ानी, तीसरा है बड़ौनी, फिर है अफ़ीफ़। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए, दस्ताने मजाहिब के लेखक कौन है? तो प्यारे दोस्तों दस्ताने मजाहिब के लेखक हैं मोहसिन फ़ानी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न, आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि इसे अबुल फजल ने लिखा था। दूसरा है इसमें फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी आदि के बारे में समृद्ध सांख्यिकी विवरण है। इसमें अकबर के पूर्वजों का विवरण है। तो फटाफट से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों बात की जाए इसे अबुल फजल ने लिखा था, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी आदि के बारे में समृद्ध सांख्यिकी विवरण है, ये भी सही है। इसमें अकबर के पूर्वजों का विवरण है, तो ये गलत हो जाएगा प्यारे दोस्तों। पहला दूसरा कहाँ पे? ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित
कहानियों को कालानुक्रम क्रम में सुमेलित करना है। पहला है जजिया का सिद्धांत, दूसरा इबादत खाना का निर्माण, मीर गायन, दीन इलाही की स्थापना। आपको क्रम वाइज बताना है कि पहले कौन सा हुआ था। प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ रही है? तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1564 की बात है। अकबर ने जजिया कर से मुक्ति पा ली थी, यानी पहले 1564 में जजिया कर का सिद्धांत आया था। उसके बाद 1575 में उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया। फिर 1579 में शेख अल्लाह ने महाराना की घोषणा की थी, यानी अबुल फजल के पिता ने महाराना की घोषणा की थी, ये भी सही है दोस्तों। फिर उसके बाद है 1582 में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही आपका क्रम हो जाएगा। तो ये कहाँ पे है? ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का जापानी भाषा में क्या अनुवाद किया गया था, यानी किसने किया था? अबुल फजल, अबुल कादिर बदायूनी, फैजी या अब्दुल रहीम खान खाना। तो दोस्तों अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया था। जो किया था वो कौन था, यही बताना है। तो ये थे अब्दुल कादिर राजवंशी। अब्दुल कादिर बदायूनी लिख गया है दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब्दुल कादिर राजवंशी ही को हम कह सकते हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में किला अकबर के शासनकाल में कौन सा नहीं बनाया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला या फिर लाहौर का किला। तो दोस्तों दिल्ली में लाल किला अकबर के शासनकाल के दौरान नहीं बनाया गया था। इसका निर्माण शाहजहाँ के काल में हुआ था और इसे लाल किले के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसका निर्माण 1648 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता था। 1648 में, और इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। जबकि अकबर आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर के किला के निर्माण के प्रभारी थे, यानी बनवाया था। तो इस लिहाज से आपका उत्तर हो जाएगा ए कि दिल्ली का लाल किला। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना था, शाही परिवार के उपयोग के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह हाल अकबर जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श करता था, वह विभिन्न धर्मों के कुलीन लोगों के धार्मिक मामलों पर काम करता था, एक साथ चर्चा करने के लिए चर्चा हो रही थी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का जो काम था वो क्या होता था कि वह हाल अकबर जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ, यही उत्तर होगा। क्या होगा दोस्तों? विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श करता था। तो दोस्तों ये आपका राइट हो जाएगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न। अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसका सही उत्तर चुनें। पहला है, तानसेन मुगल सम्राट अकबर द्वारा रामबली पैंडल को डिग्री दी गई थी। दूसरा है, अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन से हुआ था। तीसरा है, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। चौथा है, राजा डोटनमल अकबर की सेना के सेनापति थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों बात की जाए अकबर से संबंधित कथनों की, तो दोस्तों इसमें से केवल तीसरा सही है कि अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली किस प्रणाली से शुरू की थी? ऑप्शन अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया, फारस। तो प्यारे दोस्तों अकबर ने मनसबदारी प्रणाली किस प्रणाली शुरू की थी? तो ये थी मंगोलिया। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न है दोस्तों कि अकबर के राजवंशी आदिवासियों को निम्न में से जाना जाता है। पहला, क्षेत्रों का विलय, प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन, उसका धार्मिक असहिष्णुता के लिए जाना जाता है। आपको बताना है सही कूट का सही उत्तर देते हुए। तो दोस्तों पहला है क्षेत्रों का विलय, दूसरा है प्रांतीय व्यवस्था, तीसरा है प्रांतीय प्रशासन। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये शायद दोबारा से आ गया है प्रश्न, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले और दूसरा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकबर की प्राथमिकताओं का कारण क्या था? पहला है मनसबदारी प्रणाली, धार्मिक नीति, भूमि राजस्व प्रणाली, सामाजिक सुधार। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों अकबर की प्राथमिकताओं का कारण था मनसबदारी प्रणाली, धार्मिक नीति, भूमि राजस्व प्रणाली और सामाजिक सुधार। तो पहले दूसरा तीसरा चौथा ये हो जाएगा। तो पहले दूसरा चौथा किस कूट पे दे रहा है ये देखते हैं। पहले दोस्तों ये कूट दे रहा है डी पे, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को वश में करना, राजपूतों में ध्रुवीकरण करना, मानसिंह की भावनाओं को संतुष्ट करना या शाही नीति। तो दोस्तों अगर हल्दी घाटी के युद्ध की बात की जाए तो अकबर का क्या उद्देश्य था, कमेंट में जरूर दें। तो पहले दोस्तों अकबर राणा प्रताप पर नियंत्रण करना चाहता था, इसलिए उसने मानसिंह और 5000 सैनिकों को उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा। यह युद्ध 18 जून 1556 को हुआ और राणा हार गए, इसलिए वे भागकर अरावली पहाड़ी में छुप गए। तो इस लिहाज से आपका उत्तर क्या होगा? राणा प्रताप को वश में करना चाहते थे। तो आंसर ए हो गया। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले दोस्तों अगला प्रश्न है कथन व कारण से संबंधित है। क्या कह रहा है कि अकबर के समय में, ठीक है, अकबर के समय में हर 10 घुड़सवारों के लिए मनसबों को 20 घोड़े दिए जाते थे। कारण है चूहों को रहने का समय आराम मिलता था और युद्ध का समय मिलता था। तो दोस्तों बात की जाए शासन के दौरान प्रत्येक मनसबदार को प्रत्येक 10 घुड़सवारों के लिए अकबर चूहों की देखभाल करनी होती थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लंबी पैदल यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम मिल सके और युद्ध के लिए अतिरिक्त घोड़े उपलब्ध रहें। तो इस लिहाज से आपका कथन सही है और आर भी सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था दोस्तों आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में लाता रहेगा। बस आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोगों से जोड़ने का प्रयास करें। तो फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।